हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 जिसका कोड है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊंगी, जो कि आपके मैं सॉल्व्ड पेपर करवा के, पेपर को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करवा के उनमें से मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको करने हैं, जिससे कि आप 100% पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी का पेपर होने वाला है। 336 इसका कोड है। बहुत सारे बच्चों को 632 कोड में बहुत दिक्कत आती है, बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत बच्चे कमेंट करके कहते हैं क्या ये दोनों कोड सेम है। देखिए, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड है 336 वाला, ये जो है ये आपका एक तरह से पब्लिक एग्जाम्स का कोड है। ठीक है, और 632 सेम चीज़ है उसमें भी, लेकिन ये जो कोड है 632 ये वोकेशनल सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए है। तो आप अगर 632 कोड से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें सारी सेम रहने वाली हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ पर मैं शुरुआत में ही आपको बताने वाली हूँ कि हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर का पैटर्न देखेंगे, कैसे आप टिप्स लगा सकते हैं पेपर में पास होने के लिए, कौन सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे बिना किसी भी परेशानी के। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करके चल रही हूँ सो दैट आगे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 प्रिंटेड पेजेस होंगे। बहुत सिंपल है, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो भी ज़्यादा नहीं होते हैं। और उनका पूरा मैं आपको, अच्छा जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, मतलब जो 6th क्वेश्चन है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसको मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल के तौर पे करके दिखाऊंगी सो दैट आप इसको भूले ना। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे ही पेपर मिलेगा यहाँ पर आपको कोड नंबर दिखाया जा रहा है, ये भी आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है और सेट भी आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर वीडियो में मैं बताती आई हूँ। जैसे डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ही पेपर मिले आपको लिख देना है। सिग्नेचर आएंगे आपके जो टीचर्स होंगे उनके। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं खुद से। अभी फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग पेपर है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ। ट्रिकी पेपर होता है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके सामने मार्क्स दिए गए हैं, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। चॉइस आपको मिलेगी एक क्वेश्चन में। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आएगा। यहाँ पर आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जो कि हाफ मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस विच अलाउज यू टू लिसन टू वॉइस और म्यूजिक एज आउटपुट। यानी कि डैश मतलब हमें ये बताना है कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आवाज और संगीत को आउटपुट के रूप में सुनने की अनुमति देता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, अगर जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है जो आपको उसकी आवाज सुनाने में मदद करता है, तो वो होता है स्पीकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर, है ना। स्पीकर से ही तो आपको सारी चीजें पता चलती हैं, सारी आवाजें सुनाई देती हैं। Next question, the software that reads a program written in assembly language and translate it into an equivalent program in machine language is called as। तो मतलब ये प्रोग्राम वो है जो कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, ये वो सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर प्रोग्राम। ठीक है, असेंबलर प्रोग्राम। असेंबल का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें हमें ठीक से करके देना, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को उसके समकक्ष मशीन भाषा में अनुवाद करता है वो है असेंबलर प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख देंगे ऐसे ही। सी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बाय प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट एज डैश ओनली यू कैन प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल चेंजेस आइदर बाय योरसेल्फ और बाय अदर पर्सन। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपको कई बार क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना,
नीचे आपसे जो चीज़ नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये जो क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। बताऊंगी कैसे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि आप जो है किस चीज़ पे जो है इस डॉक्यूमेंट को लगाएंगे, तो आप एक्सीडेंटल अगर कोई चेंज कर देते हैं तो वो चीज़ फिर उससे प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर है रीड ओनली। अगर हम रीड ओनली डॉक्यूमेंट को हम लगा के जाते हैं, चेंज करते हैं, तो हमसे कोई भी अगर एक्सीडेंटली चेंजेस होते हैं तो वो फिर सेव नहीं होंगे। ठीक है, तो दस्तावेज को रीड ओनली, हिंदी में भी सेम ऐसे ही, रीड ओनली रूप से सुरक्षित करने पर आप इसे किसी भी दुर्घटनात्मक परिवर्तन से बचा सकते हैं, चाहे वो आपके द्वारा किया गया हो या किसी अन्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सेंट्रल डैश यूनिट। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को समझ ही आ गया होगा। सेंट्रल डैश यूनिट यानी कि इसमें क्या आएगा, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में ही तो सारी प्राइमरी मेमोरी जो है डायरेक्टली एक्सेस होती है ना। तो सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सेम चीज़ हिंदी में लिखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट की टू डैश एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल ओ जो है वो क्या क्या शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो ये जो है ये ओपन के लिए शॉर्टकट की होती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम में से कोई भी एग्जिस्टिंग या मौजूद दस्तावेज को हम ओपन कर सकते हैं। तो इसी को आप यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शेप्स आर अवेलेबल इन द डैश फीचर ऑफ एक्सेल। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है बेसिक शेप्स जो होती है ना वो हमें एक्सेल के कौन से फीचर में मिलती हैं। तो इजी है, शेप्स है तो मतलब शेप्स में ही मिलेगी, शेप फीचर में ही मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शेप्स फीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट ऑल स्लाइड्स कैन बी रिकॉर्डेड इन डैश व्यू। तो आपका जो पावर पॉइंट है उसमें जो सारी स्लाइड्स हैं वो हम किस व्यू में रीऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें हम अपनी सारी स्लाइड्स को रीऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कनेक्शन इज परमानेंट एंड इज स्पेसिफिकली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा WAN। अगर सिर्फ इतना लिख देते तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो छोटी संस्थाओं के द्वारा यूज किया जाता है, तो LAN। ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। DNS इज डैश नेम सिस्टम। DNS कौन सा नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो DNS की फुल फॉर्म भी आपकी यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में। डैश अलाउज द यूजर टू क्विकली फिल सेल्स विद सीक्वेंशियल डाटा। यानी डैश जो है वो यूजर को अनुमति प्रदान करता है कि वो तेजी से सेलों को श्रृंखलाबद्ध डाटा द्वारा जो है भर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोफिल। ऑटोफिल से क्या होता है, हम फटाफट से अपना सारा काम कर सकते हैं। मैं आगे आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कैसे इसका आंसर आपका निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का आता है। यहाँ पर भी ये भी 5 नंबर का है, 10 ट्रू और फॉल्स मिलेंगे जिसमें से हाफ मार्क्स के सारे होंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा आप दिमाग से सोच कर करिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं जिनमें मार्क्स कटते हैं। ए पार्ट है, इन न्यू फाइल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल जो होता है उससे क्या हम नई फाइल तैयार कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, नहीं कर सकते। ठीक है, न्यू फाइल्स हम जो हैं कंट्रोल पैनल से नहीं कर सकते हैं तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइंस्टॉलेशन ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग कंट्रोल पैनल। हाँ, कंट्रोल पैनल से हम किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में, हम उसको चाहते हैं अनइंस्टॉल करना, तो वो हम कंट्रोल पैनल पे जाके करेंगे। तो ये इसका आंसर है ट्रू।
ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर डिस्प्लेज द हायरार्किकल लिस्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स एंड स्टोरेज ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो आपके कंप्यूटर पर स्थित स्टोरेज डिवाइस ड्राइव, फोल्डर और फाइलों की पदक्रम अनुसार सूची प्रदर्शित करता है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या करता है, क्या हमें वो सारी चीज़ें, फाइल, फोल्डर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमें उनके पद के अनुसार दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ऐसा ही होता है। डी, यू कैन एक्सपोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन PDF एंड XPS फाइल फॉर्मेट। तो हमारा जो वर्ड होता है उसमें अगर हम किसी भी चीज़ को सेव करना चाहते हैं तो क्या हम उसको PDF या XPS फॉर्मेट में कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम उसको कर सकते हैं। वर्ड का जो आपका एक्सटेंशन होता है वो भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? तो आपका वर्ड का एक्सटेंशन है .doc। ठीक है, .doc यानी डॉट डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, कि हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से। मान लीजिए एक फाइल है, मैंने तैयार की है, अगर मैं इसको फाइल पे जाके सेव एज करना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं इसको चाहती हूँ डॉक्यूमेंट में नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये फाइल मेरी किसी इन सब में से किसी में भी हो जाए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं PDF में भी ये सेव हो सकती है, XPS डॉक्यूमेंट में भी ये सेव हो सकती है। तो इसका आंसर आपको अब पता चल गया होगा कि क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फुल फॉर्म ऑफ CRT इज कोडिंग रे ट्यूब। मतलब CRT की फुल फॉर्म कोडिंग रे ट्यूब होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि CRT में जो C है ना, इसका मतलब होता है कैथोड, कैथोड, ठीक है, ना कि कोडिंग। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल डाटा। फॉल्स है। क्या हम कभी भी वर्ड में नंबर वाला डाटा बनाते हैं? हाँ, हम टेबल्स वगैरह डाल सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो हम एक्सेल में बनाते हैं, ना कि वर्ड में। वर्ड में हम कौन सा डाटा बनाते हैं? वर्ड में हम टेक्स्ट वाला डाटा बनाते हैं। ठीक है, कुछ हमें लिखना है तो वो हम वर्ड में लिखते हैं, एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल डाटा बनाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPG इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। तो आपसे बोला है JPG जो है वो किसका एक्सटेंशन है? पावर पॉइंट का। तो इसका आंसर है गलत, ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो JPG होता है वो कौन सा एक्सटेंशन है? वो है इमेज फाइल के लिए। अगर हम कोई भी इमेज फाइल सेव करना चाहते हैं तो वो उसका एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt। ठीक है, .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP कैन प्रोवाइड अस विद अ न्यू इंटरनेट कनेक्शन। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप बताओ, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो नया इंटरनेट कनेक्शन भी हमें प्रोवाइड करवा सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर एक जो है बोला गया है कि ये एग्जाम्पल है IP एड्रेस का। तो इसका आंसर है ट्रू। आपका अगर इस तरीके से दिखता है तो वो IP एड्रेस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स ऑन द इंटरनेट इज डन थ्रू FTP। FTP का मतलब होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पर साथ साथ आपको कुछ फुल फॉर्म्स भी बताती जा रही हूँ, तो आप जो है अपनी नोटबुक उठा के प्लीज़ इनको लिख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आप जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP के ज़रिए ही इंटरनेट पे फाइल जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या क्या करता है, हम इससे अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं वो FTP के ज़रिए होती है। ठीक है, कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं वो FTP के ज़रिए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एनी टू। किन्हीं दो टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। मार्क्स देख लेते हैं, 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 टर्म्स करनी है, 1-1 मार्क्स की है ये। तो यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करने के लिए। तो लाइन प्रिंटर है, ठीक है, नंबर टैब ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स ऑफ अ स्प्रेडशीट, और पेज ब्रेक। आप इनमें से कोई 2 ही करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको तीनों करवा दूंगी। तो आपको अगर इन तीनों में से कोई भी दिखाई देता है तो आप इनका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, लाइन प्रिंटर पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये है लाइन प्रिंटर इज अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ।
ठीक है। ये पूरी क्लास मैंने बेसिकली इसीलिए बनाई है ताकि आप प्रैक्टिकली तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाएँ और कोई भी चीज़ आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन ना पैदा करे। द लाइन प्रिंटर, पहले आप लाइन प्रिंटर को देखिए, इस तरीके का प्रिंटर होता है, ठीक है। ये फॉर्म है ऑफ अ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड वाला प्रिंटर है, ठीक है। दे कैन प्रिंट 300 से 3000 लाइन्स पर मिनट। तो ऑब्वियसली लाइन प्रिंटर है, क्या प्रिंट करेगा? लाइन ही तो प्रिंट करेगा, है ना। 300 से 3000 लाइन्स ये हर मिनट में जो है क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है। सो दैट दे आर वेरी फास्ट। तो ये क्या हो गए? बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज लाइन प्रिंटर। अगर कोई हम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लाइन प्रिंटर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये सेम चीज़ आपकी हिंदी में लिखी है कि लाइन प्रिंटर उच्च गति प्रभाव प्रिंटर का एक रूप है। वे प्रति मिनट 300 से 3000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं ताकि वे बहुत तेज हों। बड़े कंप्यूटर सिस्टम आमतौर पर लाइन प्रिंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें जो आपका लाइन फॉर्मेटिंग होती है वो आपको बतानी थी। तो टैब में जो लाइन फॉर्मेटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? 1 मिनट, देयर इज एन इशू। ओके, तो आपकी जो फॉर्मेट सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न्स एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट सेल्स में 6 टैब्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? नंबर, अलाइनमेंट, फिर फॉन्ट, फिर बॉर्डर, पैटर्न्स, प्रोटेक्शन। अगर आप चाहें तो मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देती हूँ वर्ड में, ठीक है। तो ये देखिए, हमें इस टैब में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस टैब में फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर, तीनों चारों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर सारी आपको बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पेज ब्रेक के बारे में बोला गया है। तो पेज ब्रेक क्या होता है? ये यूज़ होते हैं अगर हम किसी भी चीज़ में, मतलब एंड किसी, जैसे हमें पेज ब्रेक का उपयोग हमें क्या कब करना होता है? जब हम किसी पेज में दूसरा पेज जोड़ना चाहते हैं बिना उस पर कुछ लिखे हुए, ठीक है। उपयोग कब होता है? किसी पृष्ठ को पाठ से भरे बिना समाप्त करने के लिए किया जाता है, इसे निश्चित करने के लिए कि आपकी थीसिस, शोध प्रबंध का शीर्षक पृष्ठ हस्ताक्षर पृष्ठ से अलग है। उदाहरण के लिए शीर्षक पृष्ठ पर स्नातक होने की तारीख के बाद एक पृष्ठ विराम डालें। पेज ब्रेक्स आर यूज्ड टू एंड अ पेज without filling it with text. So make sure the title of your thesis dissertation is separate from the signature page. For example, insert a page break after the graduation date or on the title page. ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है